नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू संकल्प क्लासेस ऑनलाइन। हमारे चैनल संकल्प क्लासेस ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सिलेबस वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करनी है और आपका सिलेबस क्या क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं और उन्हें कई महीने तक ये भी नहीं पता चल पाता कि आखिर उनको पढ़ना क्या है और किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस तरह से क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। जब तक आपको ये सब पता नहीं होगा तब तक आप ढंग से तैयारी नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हम आपको बताएंगे कि आपको किस सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। देखिए, आपका जो भी कंपटीशन हो, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो या इसके अलावा कोई और कंपटीशन हो, तो आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन लगभग सारे कंपटीशन के लिए सिलेबस एक ही होता है। थोड़ा बहुत पैटर्न अलग अलग एग्ज़ाम के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है। तो फिलहाल हम बात करेंगे उन एग्ज़ाम्स की जो किसी भी प्रदेश के आयोग के द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, या उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन है, या राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन है, या बिहार के द्वारा, या छत्तीसगढ़, झारखंड, या किसी भी प्रदेश के द्वारा उनका जो आयोग होता है वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। वो सारे एग्ज़ाम उस स्टेट की पीसीएस के एग्ज़ाम, ठीक है, या उसके अलावा पीसीएस के अलावा भी और भी एग्ज़ाम होते हैं जो आयोग द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जैसे समीक्षा अधिकारी हो गया, सहायक समीक्षा अधिकारी हो गया, या और भी बहुत से एग्ज़ाम होते हैं। तो वो जो एग्ज़ाम होते हैं उनका जो एक सिलेबस होता है वो हम आपको यहाँ पर बताने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहला पेपर जो होता है किसी भी एग्ज़ाम में आयोग द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, उस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहला पेपर होता है वो जनरल स्टडी का होता है, जो सामान्य अध्ययन कहलाता है। तो सामान्य अध्ययन के अंदर मूल रूप से 4 चीज़ें आती हैं: हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इको। इसी के साथ साथ वो करंट अफेयर्स भी पूछता है, साइंस भी पूछता है, जनसंख्या वगैरह भी पूछता है। और सबसे ख़ास बात ये कि जिस प्रदेश का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस प्रदेश से रिलेटेड स्पेशल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और साथ ही सबसे ज़्यादा ख़ास है सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम आपको एक एक क्रम से सब्जेक्ट बताएंगे कैसे क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं भारतीय इतिहास की। जो खास सब्जेक्ट है वो भारतीय इतिहास है, जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। भारतीय इतिहास 3 भागों में पूछा जाता है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल से लेकर के लगभग 710 ईस्वी तक का इतिहास पूछा जाता है, जिसमें साउथ का इतिहास पूछा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत का इतिहास भी पूछा जाता है। इसके अलावा प्रागैतिहासिक काल से स्टार्टिंग होती है, प्रारंभ होता है, और जिसमें पाषाण काल, उसके बाद वैदिक काल, उसके बाद महाजनपद। साथ ही इसमें एक बहुत ख़ास टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्टली हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न मिलते हैं। इसको कहा जाता है भगवान बुद्ध और भगवान महावीर, यानी कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन दोनों टॉपिक से आपको मोस्टली क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का उदय। इसमें अलग अलग वंश आ जाते हैं। और फिर उसके बाद मौर्य काल की बात होती है, फिर मौर्योत्तर काल यानी कि ब्राह्मण साम्राज्य की बात होती है। फिर इस तरह से एक ख़ास टॉपिक इसमें और है, विदेशी आक्रमण जो हुए थे उस टाइम पे, यानी कि हिंद यूनान हो गया, शक हो गया, पार्थियन हो गया, कुषाण हो गया, ये सारे इसमें वंश आ जाते हैं। इसके बाद गुप्ता काल आता है, इसमें श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, इसमें ही हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है, यानी कि वर्धन वंश। इसी में हम हर्षवर्धन के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम जो अगला टॉपिक पढ़ते हैं वो सबसे ख़ास होता है दक्षिण भारत के राजवंश, जिसमें पल्लव वंश, राष्ट्रकूट, पाल, सेन, चोल, राजपूत, गुज्जर, यानी कि छोटे छोटे जो राजवंश हमारे दक्षिण भारत में थे या मध्य भारत में थे, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। और इस तरह से जब हम लगभग 710 ईस्वी में पहुंच जाते हैं तो हमारा प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो जाता है। अब हम मध्य भारत की बात करेंगे
और हम अब जल्दी जल्दी बात करेंगे जिससे कि हमारी वीडियो लंबी भी ना हो। ठीक है, अब हम मध्य भारत की बात करेंगे जिसमें हम सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम की बात करेंगे। 712 ईस्वी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जिससे कि हमारा मध्यकाल स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गौरी, और फिर उसके बाद हमारा सल्तनत काल स्टार्ट हो जाता है। सल्तनत काल का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। सल्तनत काल का पहला वंश गुलाम वंश है। इसी गुलाम वंश में हम रज़िया बेगम की बात करेंगे। ठीक है, इसी के बाद बलबन की बात होगी और इसके बाद खिलजी वंश आ जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी, और फिर इसके बाद तुगलक वंश आएगा, इसके बाद सैयद वंश आएगा। ठीक है, और इसके बाद लोदी वंश आएगा, जिसका आखिरी शासक इब्राहिम शाह होगा, यानी कि इब्राहिम लोदी, जिसे बाबर ने मारा था। और फिर मुगल साम्राज्य प्रारंभ हो जाएगा। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। फिर इसके बाद हुमायूं, अकबर, और ये बढ़ता हुआ औरंगजेब तक जाएगा। औरंगजेब के टाइम में जो भी हमारे भारत में चेंजेस हुए, उसके बाद औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत छोटे छोटे नवाबों में कन्वर्ट होती चली गई। ज़्यादा बड़ा साम्राज्य मुगल साम्राज्य का बचा नहीं था। ठीक है, और उसके बाद इसमें हम एक टॉपिक पढ़ते हैं मराठा। मराठा बहुत ख़ास टॉपिक है। अच्छा, साथ ही साथ इसमें हम प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, ठीक है, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इस तरह से धीरे धीरे जैसे ही टाइम आगे बढ़ेगा हम लोग मध्य भारत से आधुनिक भारत की ओर शिफ्ट हो जाएंगे। अब इसी के बीच में एक टॉपिक आता है विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन हम पढ़ेंगे। कुछ स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग मध्यकालीन इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जिससे कि हमारा मध्यकालीन भारत अब यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और अब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत का प्रारंभ वैसे तो बहुत सी किताबों के हिसाब से 1750 से माना जाता है, 1757 से माना जाता है। बहुत से इतिहासकारों का मानना है 1850, लेकिन मोस्टली जो माना जाता है वो लगभग 1750 से माना जाता है। अब हम आपको यहाँ पर प्रमुख तत्वों के बारे में ही केवल बताएंगे। ठीक है, तो जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रारंभ करते हैं बंगाल के गवर्नर से। बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, अब यहाँ पर कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे वो सबसे पहला था वॉरेन हेस्टिंग। इसके बाद बढ़ते चले गए, आगे चलते चले जाएंगे, और उसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आ गया, जो कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा, और उसके बाद यही पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। ठीक है, इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता चला जाएगा डलहौजी, और डलहौजी के बाद कैनिंग, जो कि भारत का पहला वाइसरॉय था। ठीक है, इस तरह से ये गवर्नर आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हम इसमें सारे गवर्नर पढ़ेंगे, जिसमें कि आखिरी गवर्नर माउंटबेटन था, जो कि आज़ादी के समय में था। इसके अलावा आधुनिक भारत में हम पूरा स्वतंत्रता का काल पढ़ेंगे, महात्मा गांधी पढ़ेंगे, सारे आंदोलन पढ़ेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन पढ़ेंगे, कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके पश्चात की प्रमुख घटनाओं के बारे में, प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भगत सिंह को जो फांसी दी गई उसके विषय में पढ़ेंगे। प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके अलावा पत्र पत्रिकाएं पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, पीछे छूट गया था वो, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा गदर पार्टी आंदोलन पढ़ेंगे, चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे, अहमदाबाद आंदोलन पढ़ेंगे, खेड़ा आंदोलन पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, सूरत विच्छेद पढ़ेंगे, होम रूल लीग पढ़ेंगे, बंगाल विभाजन पढ़ेंगे, स्वदेशी आंदोलन पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा ये आधुनिक भारत का इतिहास भी खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल, भारत भूगोल और विश्व भूगोल दो भागों में पूछा जाता है। विश्व भूगोल की अगर बात करें तो विश्व भूगोल में 7 कॉन्टिनेंट हैं, यानी कि 7 महाद्वीप। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और अंटार्कटिका।
ये 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीप के बारे में हम डीपली पढ़ते हैं, गहन अध्ययन करते हैं, तब जाकर के हमें आयोग द्वारा कंडक्ट कराए हुए एग्जाम्स में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करने की काबिलियत हमारे अंदर आती है। इन कॉन्टिनेंट के विषय में हम पर्वत पढ़ते हैं, नदियाँ पढ़ते हैं, प्रमुख सागर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रमुख नहरें पढ़ते हैं, प्रमुख झील पढ़ते हैं, प्रमुख जो कार्यालय इन महाद्वीपों में बने हुए हैं वो पढ़ते हैं, प्रमुख जनजातियां पढ़ते हैं, प्रमुख घास के मैदान पढ़ते हैं, मेटलर्जी पढ़ते हैं, प्रमुख देशों की राजधानियां पढ़ते हैं। तो इस तरह से जब हम इसका गहन अध्ययन करते हैं तभी हमें 7 महाद्वीप के बारे में पता चलता है और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन कर पाते हैं। अब बात करते हैं भारत भूगोल की। भारत भूगोल में भी ऐसा ही है। भारत भूगोल में भी आपको भारत के पर्वत, नदियाँ, झील, दर्रे, राजधानियाँ प्रदेशों की, इसके अतिरिक्त मुद्रा, जनजाति, लोक नृत्य, लोकगीत, ये सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं, ठीक है। इस तरह से आपका भारत भूगोल हो जाता है। अब बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था की। भारतीय राज्य व्यवस्था में 1947 से लेकर के, यानी कि 1947 से पहले भी और 1947 के बाद भी भारतीय संविधान से संबंधित जो भी क्रियाकलाप हुए वो सब भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रारंभिक स्थिति में आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको अनुसूचियाँ पढ़ना है, भाग पढ़ना है, आपको मौलिक अधिकार पढ़ना है, डीपीएसपी पढ़ना है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ना है, प्रमुख संशोधन पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था हो गई, जो कि कहीं कहीं पर भारतीय संविधान भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय अर्थव्यवस्था हो गई। भारतीय अर्थव्यवस्था में भी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, टैक्सेस हो गए आपके, ठीक है। या अर्थव्यवस्था में मोस्टली करंट अफेयर से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि बिल्कुल हाल फिलहाल में चलने वाली आर्थिक परिदृश्य है, चाहे वो भारत से संबंधित है, चाहे वो विदेशी आर्थिक परिदृश्य हो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं साइंस की। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में ये मान के चलिए आप जीव विज्ञान में ज़्यादातर क्वेश्चन विटामिन्स वगैरह वनस्पति से भी पूछे जाते हैं, डिजीज, बीमारियां वगैरह पूछी जाती हैं। फिजिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से थोड़े कम पूछे जाते हैं, बट बायोलॉजी से यानी जीव विज्ञान से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जनगणना की। तो जनगणना में आ जाते हैं। तो जनगणना में जिस स्टेट का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस स्टेट से संबंधित जनगणना के बारे में पूछा जाएगा, उसकी जनसंख्या के बारे में पूछा जाएगा, और भारत की जनसंख्या के बारे में भी 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पुरस्कार की। आपको भारत में क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। खेलकूद में क्या क्या चल रहा है, हाल फिलहाल में कौन सी क्रिकेट की सीरीज़ हुई है, ठीक है। फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, लॉन टेनिस हो गया, ग्रैंड स्लैम हो गया, ठीक है। और पुरस्कार में ऑस्कर हो गया, आपका नोबेल पुरस्कार हो गया, भारत रत्न हो गया, विभूषण हो गया, पद्म विभूषण हो गए। ये सारे पुरस्कार, छोटे छोटे पुरस्कार भी पूछता है, बड़े पुरस्कार भी पूछता है। कम से कम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पुरस्कार के और 1-2 क्वेश्चन आपको स्पोर्ट्स से मिल जाते हैं। ये करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में प्रमुख सम्मेलन, प्रमुख निधन, प्रमुख पत्र पत्रिकाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और भी बहुत सी चीज़ें पूछी जाती हैं, हम आगे की वीडियोस में आपको ये सब बताएंगे डिटेल में, ठीक है। इसके अलावा सबसे ख़ास जो है वो है आपका उस प्रदेश के लिए विशेष प्रश्न, ठीक है। अगर आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो बहुत कम ही क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश के मिलते हैं। उत्तर प्रदेश का जब एग्ज़ाम आता है तो बहुत कम ही क्वेश्चन मिलते हैं। और यदि आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड या किसी दूसरे स्टेट का अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पर वो नोटिफिकेशन में ही ये बात देते हैं कि 40% क्वेश्चन आपको उस स्टेट से ही मिलेंगे। यानी कि अगर आप राजस्थान का पेपर दे रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य, यानी कि लगभग 35 से 40% क्वेश्चन आपको राजस्थान से ही मिलते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के केस में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में आपको लगभग ये मान के चलिए 150 क्वेश्चन में अधिक से अधिक 10 या 12 क्वेश्चन मिलते हैं। जबकि आपको राजस्थान या इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको 40 में से तकरीबन 50, 55 या 60 क्वेश्चन आपको केवल उसी प्रदेश के मिल जाएंगे। तो आपको उसका अध्ययन करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा प्रमुख कृषि, मिट्टियाँ, प्रमुख तिथियाँ, ठीक है ना, मिसलेनियस वगैरह भी पूछता है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपका ये
पहला पेपर। हाँ, एक चीज़ और, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह से आपका ये पहला पेपर कंप्लीट हो जाता है। मोस्टली पहला पेपर, ज़्यादातर प्रदेशों में पहला पेपर यही है सिलेबस। बाकी इसके अलावा और क्या सिलेबस है, दूसरा पेपर क्या है, या और दूसरे प्रदेशों का अलग अलग सिलेबस क्या है, वो हम आपको आगे की वीडियोज़ में बताएंगे। अभी फ़िलहाल यही वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, क्योंकि हमने आपसे वायदा किया है कि हम छोटी छोटी वीडियोज़ आपको देंगे। तो इसलिए इस वादे को निभाते हुए इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करना चाहते हैं और आपसे विदा लेना चाहते हैं। बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको बहुत ही उपयोगी चीज़ें देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हम आपसे विदा लेना चाहते हैं। हैव अ गुड लाइफ।